वेलकम ऑल इन ICT इको फॉर यू चैनल। ICT इको फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। Those who are already subscribed this channel, I am heartily thankful to all, and those who are new channel, don't worry, you just type on Google www.icteco4u, then you can find out this type of view on your screen, and you can subscribe and press on the bell button so that you can find out so many notifications from so far. Here we have already completed 2018 to 2026 पेपर बोर्ड ऑफ स्टैंडर्ड 12 के अभी तक के सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी और सेक्शन ई कंप्लीट कर चुके हैं हम। और 2018 से लेकर मार्च 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन के साथ वीडियो आपके ये ICT इको फॉर यू चैनल के ऊपर बन गए हैं। जो भी नए व्यूअर्स है सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके आपको सभी वीडियो मिल सकती है। 11-12 के एजुकेशन रिलेटेड या फिर दूसरे वीडियो 150 से ज़्यादा अपलोड हो चुके हैं। प्ले स्टोर पे जाके अलग अलग उनकी जो लिस्ट है उसके ऊपर से आपको सभी वीडियो मिल सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बोर्ड पेपर मार्च 2018 के सेक्शन सी के क्वेश्चन जो 14 to 16 आते हैं उनके आंसर के साथ आपको हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने ICT इको फॉर यू चैनल सब्सक्राइब की है उनको तो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जो नए व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब करेंगे उनको भी मिलेंगे। और ऐप ICT इको फॉर यू की ऐप जो प्ले स्टोर के ऊपर है उनका नाम आपके स्क्रीन के ऊपर अभी ब्लिंक होगा, ICT इको फॉर यू। ICT इको फॉर यू ये जो ऐप का नाम है वो टाइप करोगे, एंड्रॉयड यूजर ही कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐप मिलेगी। 1 to 12 स्टूडेंट्स के लिए टेक्स्ट बुक है, PDF है, लिंक है, वीडियोस है। अपडेशन का काम अभी भी जारी है, जैसे जैसे अपडेट होते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारे ये वीडियो है उनकी भी लिंक अब वहाँ होगी, तो आप ऐप इंस्टॉल करें। नाउ जस्ट स्टार्ट अवर लेसन विद सम मोटिवेशनल कोट। फर्स्ट, कामयाब होने के लिए खुद की मेहनत पर विश्वास करना होगा, दूसरों के ऊपर नहीं हम एक्सपेक्ट करेंगे। यानी हम खुद ही मेहनत करेंगे तो ही हमें सफलता मिलेगी, दूसरा कितना आपको समझाएंगे। एग्जाम में अगर आपको आजू बाजू देखना है तो 2 या 3 मार्क्स का देख सकोगे, 98 मार्क्स आपको खुद कवर करने हैं। ध्यान में रखना है सभी बातें अच्छी तरह से, तो मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, मीडियम इंग्लिश, गुजरात बोर्ड, जनरल स्ट्रीम दैट इज आर्ट्स एंड कॉमर्स। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पेपर मार्च 2018 के सेक्शन सी के क्वेश्चन के ऊपर हम आ रहे हैं। आपके सामने टोटल 14 to 16 क्वेश्चन आ रहे हैं और मार्च 18 के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है स्ट्रक्चर ABCDE का जो 2021 के जुलाई की एग्जाम जो कोविड-19 की वजह से रुकी हुई है, वो व्यूअर्स जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बोर्ड ने अगर 30% सिलेबस कट किया है तो वो आपको ध्यान में नहीं लेना है। बाकी के व्यूअर्स से 100% आपको यहाँ पे ध्यान पे लेना होगा। आगे बढ़ते हैं हम। पहले नेम सम टाइप्स ऑफ ग्राफ्स used to depict the statistical data. Name some types of graphs used to depict the statistical data. उनके कीवर्ड्स है। टी पीने से गले को आराम मिलता है। टी यानी चाय, मगर हमने टी लिया है। और गले का मतलब GL, गले, G और L उसके अंदर आता है। टी पीने से गले को आराम मिलता है। ये किसका क्वेश्चन है, किसकी कीवर्ड है? टाइप्स ऑफ ग्राफ की। ग्राफ में टी याद रखना है। टाइप्स ऑफ ग्राफ। फर्स्ट, टाइम सीरीज T फॉर, G फॉर ग्राफ्स ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उनके हमें 3 मिलेंगे, 4 सब पॉइंट मिलेंगे। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और L दैट इज लॉगरिथम ग्राफ्स। ये 3 पॉइंट अच्छी तरह से याद रखने हैं। सेक्शन सी के लिए 2 मार्क्स में ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ उनके पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। तो टाइम सीरीज ग्राफ, ग्राफ ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लॉगरिथम ग्राफ। तो टी पीने से गले को आराम मिलेगा, मगर ग्राफ ऑफ कंटिन्यूस जो है उनके अंदर हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लिखना पड़ेगा। नेम सम टाइप, नेम ही पूछे है आपको, अंदर डिस्कस नहीं करना है, ध्यान में रखना। सेकंड, व्हिच एस्पेक्ट शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल ड्राइंग ग्राफ्स एंड डायग्राम। काफी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन डी में पूछा जाता है, सेक्शन डी में भी कई बार आ जाते हैं।
यहाँ पे हमें सेक्शन सी के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे उनका पॉइंट है MD क्लियरली प्रेजेंट यू, MD क्लियरली प्रेजेंट यू फॉर चॉइस एंड मेजर्स। MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। आगे भी आ गए सेक्शन डी के अंदर भी क्वेश्चन ये बार बार आ चुका है। अभी तक टोटल 6 पेपर के अंदर से 4-5 बार ये क्वेश्चन आया है। सी के अंदर पहली बार आया है। MD जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे आपके सामने आपके चॉइस और आपके मेजर के हिसाब से। MD क्लियरली रिप्रेजेंट यू फॉर चॉइस एंड मेजर। आपकी चॉइस है और आपका मेजर है, उसके हिसाब से ही MD क्लियरली प्रेजेंट करेंगे। तो क्वेश्चन है एस्पेक्ट टू बी कंसीडर, क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेटा। सेकंड, डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा। थर्ड, clarity. Fourth, presentation of axis. Then choice, that is choice of type of diagram and their presentation. And measure and scale. ये जो point keywords है उनके यहाँ पे MD यहाँ पे हो गया मेथड और डेटा। उसके बाद क्लियरली, प्रेजेंस, चॉइस और मेजर वर्ड के अंदर ही आ रहा है। तो ये आपको लिखना है। नेक्स्ट इज डिफरेंस पूछा गया है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का। ध्यान में रखो सेक्शन सी में भी आते हैं, डी में भी आते हैं और ई में भी आते हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना है। अभी तक 8-10 बार पूछा गया है वेरियस सेक्शन के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिव्य भास्कर में सर्पना समाचार बोर्ड डिस्ट्रिक्ट नाते काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। दिव्य भास्कर दैट इज डी और दिव्य भास्कर दैट इज बी। बी हो गया सर्प यानी SRP। SRP जो है वो सर्प का है। समाचार कुछ नहीं है, बोथ यहाँ ले लिया, डिस्ट्रिक्ट का डिस ले लिया और नथी गुजराती का वर्ड ले लिया, इंग्लिश में नॉट। तो हम आगे बढ़ते पहले डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच के डिफरेंसेस को। डी बी दिव्य भास्कर नहीं मगर डी दैट इज डिफिकल्ट, बी दैट इज ब्रॉड, डिफिकल्ट टू मेजर, इजी टू मेजर, ब्रॉड एंड नैरो। देन सर्प SRP। SRP का मतलब होगा स्लो प्रोसेस, रैपिड प्रोसेस। R का मतलब रिलेटेड टू डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड नेशंस। P प्रोसेस एंड ऑकरेंस। 6 both quantitative qualitative changes, only quantitative. Then distribution of the per capita income and increase in the per capita income. ये पॉइंट से पॉइंट को याद रखना है और डीप में डिस्कस करना है आपको। सेक्शन डी के अंदर पूछा जाए तो और ई के अंदर पूछा जाए तो यहाँ पे इतना लिखोगे दैट्स इनफ। आपको 2 मार्क्स के लिए इतना जरूरी है। और लास्ट में पॉइंट रहेगा नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। एक पॉइंट है टेक्स्ट बुक में 9 दिए है, 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया है तो ऐसे आपको फटाफट लिख देना है। नेक्स्ट इज स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स सेक्शन डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कीवर्ड से विकास एक कंटिन्यूस बोथ અને डायनेमिक इंक्रीज થતી प्रक्रिया છે। गुजराती में थोड़ा हमने लिया है विकास, जो डेवलपमेंट की बात हो तो विकास एक कंटिन्यूस बोथ અને डायनेमिक इंक्रीज થતી प्रक्रिया છે જેમાં टेक्नोलॉजी डिमांड ने मोटिवेशन મળે છે। विकास एक एवी प्रक्रिया છે तो कंटिन्यूस बोथ અને डायनामिक इंक्रीज થતી प्रक्रिया છે જેમાં टेक्नोलॉजी डिमांड ने मोटिवेशन મળે છે। तो ये कौन से पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूस, इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। सेकंड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। डायनेमिक दैट इज डेवलप बिकम डायनेमिक। इंक्रीज दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज। टेक्नोलॉजी दैट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। डिमांड दैट इज चेंज इन डिमांड एंड मोटिवेशन दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। ये 7 पॉइंट की 7 लाइन लिखिए टेक्स्ट बुक के अंदर, उनमें से ये पॉइंट हमने बनाए हैं ताकि आपको पता चल सके। और 7 पॉइंट के अंदर आपको कोई भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो 4 पॉइंट के आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। डीप में डिस्कस नहीं करना है। 2 पॉइंट 4 पॉइंट एक लाइन के अंदर है आपके टेक्स्ट बुक में, उनके शॉर्ट फॉर्म यहाँ बना के आपके सामने रख दिए हैं। What are the limitations of the barter system? very important। बहुत बार आपके सामने आ रहा है ये क्वेश्चन। डबल एब्सेंट रहोगे तो ट्रिपल डिफिकल्टी होगी। बार्टर सिस्टम की जो डिफिकल्टी है वो काफी इंपॉर्टेंट, लिमिटेशन वो काफी इंपॉर्टेंट है। डबल का मतलब लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंसी ऑफ बॉन्ड्स और प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट। ये फर्स्ट पॉइंट। डबल का यूज वर्ड का कर दिया। एब्सेंट 2 बार हो गए। एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजरमेंट्स ऑफ द वैल्यू एंड एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज ट्रिपल डिफिकल्टी, 3 बार डिफिकल्टी होगी। डिफिकल्टीज इन द डिफर्ड पेमेंट, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग वैल्यू एंड डिफिकल्टी ऑफ इनविजिबिलिटी ऑफ द कमोडिटी। तो ये जो पॉइंट्स है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्कस करने। 6 पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में 3 या 4 पॉइंट है तो उनके थोड़े से हमने कट करके थोड़े इजी बन जाए आपके लिए पॉइंट, इसलिए ये 6 पॉइंट तक हमने किया है।
तो तीन डिफिकल्टी, डिफर्ड पेमेंट, स्टोरिंग वैल्यू एंड इनडिस्प्यूटेबिलिटी, और डाउट डबल, हमने डबल का यूज किया, एब्सेंट दो बार यूज किया, कॉमन मेजर वैल्यू एंड कॉमन यूनिट। तो काफी इंपॉर्टेंट बार्टर सिस्टम की ये लिमिटेशंस, उनमें से कोई भी तीन समझाना ऐसा नहीं है, कोई भी चार समझाना ऐसा भी नहीं है, मगर टेक्स्ट बुक के अंदर 3 या 4 पॉइंट ही दिए गए हैं, तो आप इसको ऐसे खींच के अच्छे से आप डिस्कस कर सकते हो। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, दोनों की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और जो भी है उनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे रेपो रेट की। रेपो रेट की डेफिनेशन के ऊपर हम आ रहे हैं। तो रेपो रेट की डेफिनेशन और रिवर्स रेपो रेट की डेफिनेशन अगर हम समझते हैं तो उनमें दो चीज ध्यान में रखनी है। वी हैव टू डीलिंग विथ two banks, first reserve banks and second commercial bank. So here the rate at which RBI lends to commercial bank, RBI lends यानी RBI पैसे देगी किसको, commercial bank को, for a short period of time, it's called repo rate। जिस रेट से RBI lends करेगी commercial bank को पैसे, वो जो लैंड शॉर्ट पीरियड के अंदर 1 डे, 7 डे, 15 डेज के हिसाब से अगर वो करती है, जिस रेट पे करती है वो रेट है रेपो रेट। यानी रिवर्स बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हर एक बैंक की बैंक है, फादर ऑफ बैंक, फादर अपने बच्चे को शॉर्ट टाइम के लिए पैसे देंगे, लैंड पे देंगे, तो वो पैसे जिस रेट से देंगे वो है रेपो रेट। रिवर्स में रिवर्स होगा पूरा। उनके एग्जांपल आपको लिखने पड़ेंगे कि 10,000 RBI lends to commercial bank at the rate of 8% to commercial bank, the rate of 8% is called repo rate, and reverse repo rate, the rate at which commercial bank lends to RBI for a short period of time is called reverse repo rate। यहाँ पे देखो तो वर्ड सिर्फ एक्सचेंज हुए हैं, RBI की जगह कॉमर्शियल बैंक है और कॉमर्शियल बैंक की जगह RBI है। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, कॉमर्शियल बैंक यानी फादर ऑफ बैंक के पास जा रहे हैं, फादर अपने क्लाइंट के पास जा रहे कि हमें पैसे दो, यानी कॉमर्शियल बैंक लैंड्स टू RBI, कॉमर्शियल बैंक देगी RBI को पैसे, जिस रेट से देगी वो रेट है रिवर्स रेपो रेट। उनके एग्जांपल आपको लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, काफी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट के अंदर कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, उनकी कीवर्ड्स है। जब आप बिगिन करो तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखो, उनके फीचर के बारे में खास सोचो। कोई भी बिजनेस आप बिगिन करना चाहते हो तो उनके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है वो ध्यान में रखो और उनके फीचर्स के बारे में खास सोचो। तो सबसे पहले बिगिन कब हुई थी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना स्टार्टेड इन 28 अगस्त 2014। फिर इंपॉर्टेंट फीचर, इंपॉर्टेंट क्या थी, किसके लिए ये योजना प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना स्टार्ट हुई थी, वो 100% इस चैप्टर के अंदर जो हमने पूरा लिंकअप किया है, कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक मैंने शेयर की है, उस लिंक के ऊपर से आपको ये इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको समझ में आ जाएंगे। पूरे साल हमने पॉइंट को कवर किया है, ये रिवीजन राउंड के ऊपर है। हम तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना अंदर इंपॉर्टेंस क्या है उनकी बात समझनी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूरे वीडियो के लिंक मैंने शेयर किए, वो देखना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देन थर्ड पॉइंट इज ऑब्जेक्ट टू हिट्स द रूट ऑफ पुअर्टी। मेन ऑब्जेक्ट यही है उनका कि उनका पुअर्टी को रिडक्ट करने का था, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना का। और फीचर्स, उनके फीचर्स के बारे में हमें ध्यान में रखना है। तो ये सभी बातें प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना से जुड़ी हुई है और जो भी फीचर्स है वो फीचर्स भी हमें जानना है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के, उनके भी वीडियो हमने यहाँ पे शेयर किए। तो सभी अच्छी तरह से ये 4 पॉइंट को डिस्कस करना है हमें। तो इस तरह से ये जनधन योजना यहाँ पे एंड होती है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना नहीं है, जनधन योजना है, ध्यान में रखना। राइट है शॉर्ट नोट ऑन जनधन योजना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और जनधन योजना के बीच काफी डिफरेंसेस है, दोनों को मिक्सअप करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं। तो जब जनधन योजना की बात आई तो 2014 की इम्पोर्टेंस, फीचर्स, उनके ओपन कितने अकाउंट हुए, कितने करोड़ का पहले दिन हमारा डिपॉजिट हुआ, ये सभी बातें यहाँ पे आती है। नाउ नेक्स्ट इज राइट नोट ऑन प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY के अंदर सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट स्टैग्नेंट इन ऑर्गेनाइज एरिया इन 1990 के अंदर ऐसा हुआ था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट टोटली रुक गया था। और सेकंड, नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ था पब्लिक सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर के ऊपर एक्सपेक्टेड ज्यादा थी मगर 90s के अंदर थोड़ा नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ था। और दूसरी साइड अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट काफी राइज हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम काफी बढ़ गए थे। सो इन दिस सिचुएशन
PMRY वॉज स्टार्टेड, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना वहां स्टार्ट हुई थी, और वो किसके लिए, सिर्फ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, और वहां पे भी ओनली एजुकेटेड एम्प्लॉय कैन गेट द जॉब। तो ये प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो थी वो 90s के अंदर हुई थी, और उनका एरिया जो वो स्टेटमेंट था, जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हुई थी, वहां पे बहुत सारा स्टेटमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हुआ था, नेगेटिव रिजल्ट आए थे पब्लिक सेक्टर के, अनएम्प्लॉयमेंट काफी राइज हो रहा था। दूसरी साइड अगर देखें तो वो जो स्टार्ट हुई वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वजह से स्टार्ट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या मकसद था उनका, और बेसिकली फॉर ओनली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कैन गेट द जॉब। तो ये जन धन योजना की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। विच 4 मेजर्स हैव बीन गिवन बाय श्री राजकृष्ण कमेटी रिपोर्ट टू नो द नेचर एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन डी के अंदर भी आ रहा है, सेक्शन सी के अंदर भी आ गए। अभी तक 4 या 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 6 पेपर के अंदर से। तो की वर्ड से विलिंग ऑफ टिप इन होटल बाय वेटर्स, जब हम खाना खाने जाते हैं होटल के अंदर तो वेटर्स जो होते हैं वो इच्छा रखते हैं टिप की। तो सबसे पहले विलिंगनेस, सेकंड टाइम, थर्ड इनकम, एंड पी फॉर प्रोडक्टिविटी। सो विलिंगनेस, टाइम, इनकम एंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे विलिंगनेस का ये पूरा सेंटेंस वर्ड से, टी टाइम का है, आई इनकम का है, पी प्रोडक्टिविटी का। उसके अंदर थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान में रखना। उनके जो डेटा है, कितनी इनकम, कितने टाइम, प्रोडक्टिविटी, विलिंगनेस, ये सभी के डेटा आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। उनके लिए कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट डाली है, वहां से आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उसके ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। काफी इंपॉर्टेंट, काफी इजी। 10 चाहिए, वहां 15, बाकी 15 को निकाल दो, बाकी 5 को निकाल दो, तो भी हमारा प्रोडक्शन वैसा रहेगा। वो ध्यान में रख के ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के हमें रखने हैं। तो उनकी की है, दम है तो रीजन को एग्जाम्पल दो, दम है तो रीजन के एग्जाम्पल दो। रीजन के एग्जाम्पल ही नहीं होते, मगर दम है तो रीजन के एग्जाम्पल दो। दम का मतलब DAM, DAM अलग अलग अंडरलाइन है, और एग्जाम्पल 4 पॉइंट्स है। डी डेफिनेशन, ए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है ज्यादातर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। रीजन फॉर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बहुत सारे लोग वहां आते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले आनी चाहिए। डेफिनेशन के अंदर वेयर देयर आर सो मेनी पब्लिक आर एंगेजिंग द सेम प्लेटफॉर्म, एंड if they are work out from that area, the productivity are remain same, there is no any decrement in the production, so the marginal productivity such sector are remain 0, so it is called disguised unemployment। यानी जहां 20 चाहिए वहां अगर 30 है 20 की जगह, और 10 को निकाल दे तो भी हमारा प्रोडक्शन सेम रहेगा, तो जो 10 है that is called disguised unemployed। देन आफ्टर एग्जाम्पल ऐसे मैंने दिए, वो आपको भी देने पड़ते हैं। एक्सप्लेन द टर्म ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन के रीजन को मेजर करो, डेफिनेशन के रीजन को मेजर करो। पहले डेफिनेशन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की, उसके बाद रीजन फॉर फुल अनएम्प्लॉयमेंट, और मेजर, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट कैन बी मेजर्ड थ्रू 3 वे। फर्स्ट, register in the employment exchange, second sample survey, और थर्ड सेंसस। डेफिनेशन ओपन एम्प्लॉयमेंट की टेक्स्ट बुक के अंदर है, वीडियो के अंदर भी है, वो यहाँ पे लिखनी है। उनके रीजन भी मैंने वीडियो के अंदर डाले हैं, कमेंट बॉक्स आप चेक करना, उनके वीडियो आपको वहां से मिल जाएंगे। ये सिर्फ पॉइंट है, ये वे है आपको 2 मार्क्स अर्जित करने के लिए। इतना लिखोगे तो 2 मार्क्स मिल सकते हैं आपको। नाउ नेक्स्ट, Why is agriculture called backbone of Indian economy? सेक्शन डी के अंदर पूछा गया, सेक्शन ई के अंदर पूछा गया, इनको इंपॉर्टेंस क्या है ऐसे पूछा गया। अभी तक 5-7 बार वेरियस टाइप्स के सेक्शन के अंदर अभी तक के 6 पेपर के अंदर ये आ रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये। फर्स्ट इज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। उनकी कीवर्ड्स, एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज में मिलेगा तो फॉरन नहीं जाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज में मिलेगा तो फॉरन नहीं जाना पड़ेगा, और फूड सिक्योरिटी से बेटर इन्वेस्टमेंट होगी। यानी एम्प्लॉयमेंट जो हमारे बाहर जा रहे हैं वो बाहर न जाए, और एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज में ही अगर उनको मिले तो वो फॉरन नहीं जाएंगे, और जो उनके पास फूड बचेंगे यहाँ रह के वो बेटर इन्वेस्टमेंट के अंदर वो सिक्योरिटी कर सकते हैं। तो पहले है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, सेकंड प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज, थर्ड ऑन फॉरेन एक्सचेंज, फोर्थ फूड सिक्योरिटी, फिफ्थ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट आपको डिस्कस करने हैं, ध्यान में रखना। सीज के अंदर है, आप 2 मार्क्स के अंदर है, तो 2 मार्क्स के अंदर 6 पॉइंट को अपने हिसाब से जस्टिफाई करना है, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज
व्हाट आर द रीजन विच मेड इंटरनेशनल ट्रेड नेसेसरी। वो सेक्शन डी के अंदर अभी तक 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से रीजन से इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट हुई थी। कीवर्ड्स, आप प्रोडक्ट्स में वेरियस टेक्नोलॉजी पसंद करते हो, लेबर को बढ़िया पैसे देने पड़ेंगे। प्रोडक्ट्स करने वाले लेबर है, अगर वो वेरियस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो लेबर को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। प्रोडक्शन, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो एक रीजन है इंटरनेशनल ट्रेड के। देन डिफरेंस इन द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन में वेरियस कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड के, ये सेकंड फैक्टर है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेसिफिकेशन, 4 पॉइंट आपको 2 मार्क्स के लिए डिस्कस करने पड़ेंगे, ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, बार बार पूछे जाते हैं ये। नाउ नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको टेंजिबल के बारे में फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप कैपिटल करेक्ट पिक्चर शो करेगी। अगर टेंजिबल के बारे में फाइनेंशियल नॉलेज है आपको तो आपकी कैपिटल करेक्ट पिक्चर शो करेगी। फर्स्ट इज टेंजिबल, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इनटेंजिबल। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर नॉट सीन इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, यहाँ पे रिकॉर्ड हो सकते हैं। थर्ड इज परफेक्ट नॉलेज कैन नॉट बी ऑब्टेन, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑब्टेन हो सकते हैं। करंट एंड कैपिटल, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट में अंदर सिर्फ इनटेंजिबल नहीं है, टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे सिर्फ इनटेंजिबल दिखा है, मगर टेंजिबल और इनटेंजिबल बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस। करंट एंड कैपिटल अकाउंट नॉट इन्वॉल्व, यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। कैन नॉट बी प्रोवाइड करेक्ट पिक्चर, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों टेंजिबल इनटेंजिबल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आती है, वो स्टेटमेंट शो करता है, दैट इज कैन प्रूव करेक्ट पिक्चर। डिफिकल्ट डेफिशिएट और सरप्लस शोन, बोथ साइड शोन इक्वली, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों साइड इक्वल हो सकती है, यहाँ पे डेफिशिएट और सरप्लस शोन कर सकता है। तो ये पॉइंट काफी अच्छी तरह से आपको याद रखने थे। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट ऑन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। SEZ, when it is introduced, what are the purpose of SEZ, so very important question for you. First is key, एरिया ऐसे पसंद करो जहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करे, जहाँ पे आप जिनको इंट्रोड्यूस करें उनका स्टार्ट पूरे हमारे कंट्रोल में। एरिया हम ऐसा पसंद करेंगे जहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे कोई भी वेंचर को तो उनके स्टार्ट और उनके कंट्रोल हमारे एरिया के अंदर होने चाहिए। तो एरिया दैट इज विच टाइप ऑफ एरिया, जैसे एरिया के अंदर ऐसे जियोग्राफिकल एरिया होंगे वहाँ टैक्स बर्डन नहीं होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ऐसे जोन टैक्स फ्री एरिया को पसंद किया जाता है। इंट्रोड्यूस ईयर एंड पर्पस, 1/4/2000 के अंदर इंट्रोड्यूस पर्पस हमने साफ बताया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े, हमारे फॉरेन कंट्री के साथ ज्यादा लेन देन हो और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े, इंपोर्ट भी बढ़े। देन हु कैन स्टार्ट, कौन स्टार्ट कर सकता है, तो गवर्नमेंट जिसे अप्रूवल दे वो स्टार्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट उनका पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। कितने इकोनॉमिक जोन है वो लिखना है, कितने प्रपोजल जोन है, कौन कौन से एरिया के अंदर ये इकोनॉमिक जोन है, ये 2 मार्क्स के लिए आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। 3 मार्क्स है तो उसका वेटेज ज्यादा है, 2 मार्क्स को 2 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। नाउ नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ध्यान में रखना क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलेंगे। क्वेश्चन यही है कि हम टाइप्स का डिस्ट्रीब्यूट करें यहाँ पे। सबसे पहले ये सभी पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो जाने पे। क्लासीफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बेसिस के ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। 3 मार्क्स के लिए भी आते हैं, 2 मार्क्स के लिए भी आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें उनकी की का। पब्लिक प्राइवेट अस्पताल में जय श्री कृष्ण का नाम ज्यादा देते हैं, पब्लिक जो है वो प्राइवेट अस्पताल में जय श्री कृष्ण ज्यादा करते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं तो कृष्ण का नाम सामने ज्यादा आता है। तो पब्लिक प्राइवेट और जेसी, पब्लिक का मतलब पब्लिक सेक्टर। उसके बाद पब्लिक के अंदर हम देखें तो 3 पॉइंट है। डीपी ज्वाइंट, आप डीपी बनाते हो अपने व्हाट्सएप के ऊपर तो डीपी का महत्व है यहाँ पे, तो डीपी ज्वाइन करो। डीपी क्या मतलब, डी दैट इज डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज, पी दैट इज पब्लिक कॉर्पोरेशन, देन जे दैट इज जॉइंट स्टॉक। देन जे का मतलब है यहाँ पे हम देखें सॉरी प्राइवेट है पब्लिक के बाद, पब्लिक के 3 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट दैट इज प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद जे और सी के अंडरलाइन है, जे दैट इज जॉइंट सेक्टर, सी दैट इज कोऑपरेटिव सेक्टर। हर एक के एग्जांपल है आपके पास, पब्लिक सेक्टर की रेलवे, टेलीफोन, पोस्ट, पब्लिक सेक्टर के LIC, STC, GNFC, GSFC, जॉइंट स्टॉक के बेल, ONGC, IOC। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कार इंडस्ट्रीज, टीवी इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर की बात करें तो GSPC और कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करें तो इफको और क्रिप्को। नेक्स्ट, आप सभी
जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है उनकी ये डिटेल में अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी हमने कमेंट की है लिंक वो शेयर किए है, वो देखना, तो हर एक के पॉइंट आपको समझ में आ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। ये वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। जुलाई 2018 इको सेक्शन सी के लिए रेडी रहे। थैंक यू फॉर द डे, हैव अ नाइस डे, कीप टच विथ ICT को फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।